हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको 21 फरवरी यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए साइंस यानी विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें, बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेंगे। जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बाद आप पछता के कुछ ना कर पाएंगे। इसलिए मैं जो जो बताऊँ आप उसको रट लें। अभी टाइम नहीं है डिस्कस करने का, तो मैं सिर्फ आंसर बता के ही आगे निकल जाऊँगा, छोटा मोटा डिस्कशन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले थोड़ा भाई एनर्जी प्रोवाइड कर देना, मतलब लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। फिर ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेंगे, सेम ऐसा ही, कोई अंतर नहीं रहेगा। उसमें भी यही लिखा रहेगा साइंस यानी कि विज्ञान क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट कोड जो होगा, ये सब्जेक्ट कोड होगा 112। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी 110 होगा, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन जो होंगे MCQ टाइप होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और बाकी ये 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। टोटल आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटा 45 मिनट यानी कि 3 घंटा के लगभग। और टोटल मार्क्स जो होंगे 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। 80 मार्क्स ये आपका एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स जो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो टोटल मिला के 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट और बात है कि आप इस बात को विशेषकर ध्यान रखें, ये जो आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे 80, इसमें से 40 क्वेश्चन ही आपको करनी है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी 40 प्रश्न से अधिक का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के ही मूल्यांकन होंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई लड़का जो है ओवर स्मार्ट बन रहा, 40 से ज़्यादा आंसर दे रहा है, तो शुरू से लेकर और 40 क्वेश्चन तक आपका आंसर को सही टिक किया जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग विशेषकर ये ध्यान रखें कि 80 क्वेश्चन में से हमको कितनी क्वेश्चन करनी है, 80 में से कितनी करनी है, हमको 40 क्वेश्चन करनी है। वो 40 क्वेश्चन वही क्वेश्चन आप टिक करिएगा जो आपको पूरी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप आज का क्लास, ठीक है। तो आज हमारे पास होंगे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हुबहू आपको इन क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। What is formed when an obstacle is placed in front of light source। कह रहे कि अगर कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के सामने अगर कोई अगर मान ले रुकावट को रख देंगे तो क्या बनेगा। ये लाइट सोर्स है मान लेते हैं, तो अगर लाइट सोर्स के सामने अगर कोई रुकावट को रख देंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा छाया, उपछाया। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होता है, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आप लोग को भी मालूम है, रट चुके होंगे, ये होता है अनंत यानी कि इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्या बोला है, 1 मीटर फोकल लेंस की दूरी वाले, तो 1 मीटर फोकल लेंस की दूरी वाले का जो लेंस की क्षमता होती है ये 1 डायोप्टर होती है। सीधे रट लो, 1 मीटर पूछे, 1 मीटर फोकल लेंथ, सीधा 1 डायोप्टर मार के आना, ठीक है। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर विल बी 1 डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस? डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई रे आ रहा है, यहाँ से कोई रे आया और यहाँ क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और जो होता है एक पॉइंट से निकलता है और बिखर जाता है, इसको कहते हैं हम क्या, डाइवर्ज। इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, सॉरी, इसको हम कहते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, एक पॉइंट से जब क्या हो, रे जो होती है, किरण जो होती है, डाइवर्ज कर जाती है, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और जब एक पॉइंट पे कोई किरण जो है कि कन्वर्स कर जाती है, यानी कि कट जाती है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस जो होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, ये आपका हो जाता है कौन, कन्वेक्स लेंस। क्या हो जाता है, कनकेव लेंस। क्या हो जाता है, अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, कनकेव लेंस। और कन्वेक्स लेंस जो होगा, ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। क्या स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश की चाल जो होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारण का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस? तो ये जो होता है यूनिटलेस होता है। रट लो यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस होता है। देखो मुझे थोड़ा इंग्लिश उतनी नहीं आती, भले हिंदी उतनी नहीं आती, तो भाई संभाल लेना, कहीं प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती होगी, उसके लिए सॉरी। बाकी आंसर जो होंगे आपको देख ही रहा है स्क्रीन पे, आप भी तो पढ़ ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अवर्णतांक सबसे अधिक होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये डायमंड का जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि डायमंड जो होता है क्या होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म कह रहे कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो एक अभिसारी लेंस जो होता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कभी रियल तो कभी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग होने किस परिघटना का परिणाम है? तो ये कह रहा है क्या कि जो स्कैटरिंग द फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो ये होता है, इसको कहते हैं क्या, स्कैटरिंग के कारण जो ब्लू कलर जो आते हैं स्काई में, तो कहते हैं प्रकिरण। ठीक है, प्रकिरणें। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज। ठीक है, तो ये होता है ग्रीनिश येलो, करें ग्रीन और येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें आपका, नहीं, ये आपका क्या हो जाता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीबी गोल का नाम सुने होंगे, VIBGYOR। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लू, ग्रीन और क्या हो जाएगा, रेड। तो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट। कह रहा है क्या कि वेयर द लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट। क्या लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा? तो होता है रेटिना में। क्या होता है, रेटिना में। और रेटिना में ही क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, रेटिना में ही बनता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो सेल होता है सेंसिटिव सेल, लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये रेटिना में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि, विच लेंस इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फार साइटनेस। क्या लिखा है यहाँ पे, फार साइटनेस यानी कि दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्या, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है।
तो द पेरिसिस्टेंस ऑफ विजन्स फॉर द ह्यूमन्स आइज, तो ये होता है क्या 1/16 सेकेंड, यानी कि 1/16 सेकेंड, ठीक है। तो 1/16 सेकेंड करे कि हमारा आँख जो होता है किसी भी इमेज को तब पहचानने में उसको कितना समय लगा देता है, 1/16 सेकेंड उसके लग जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर होता है जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा जूल पर जूल 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 पर सेकेंड, क्या हो जाएगा J/सेकेंड, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है 100 यूनिट के बराबर। सीधे रट लो 100 यूनिट के बराबर, क्या रट लो, अभी समझाने की टाइम नहीं है 100 यूनिट के बराबर कैसे हुआ, ठीक है। तुम सिर्फ रट लो कि जब भी आए 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होंगे, 1 किलोवाट आवर जो होगा किसके बराबर 100 यूनिट के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 100 यूनिट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है वाट, क्या हो जाता है वाट। यहाँ पे ये एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है इलेक्ट्रिक पावर लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर पावर लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती तो इसका हो जाता है वोल्टेज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे सी। 17 के बाद हमारे पास आता है 18, तो 18 में तो आप लोग तो बहुत पढ़े हैं, बताइए क्या होगा आंसर। दिए गए क्या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रोपोज्ड द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल जब भी याद आए भाई साहब मैक्सवेल याद आना चाहिए, जब भी राइट हैंड थंब रूल जब भी याद आए आपको, जब भी क्वेश्चन पूछो तुरंत ही याद आना चाहिए भाई मैक्सवेल साहब राइट हैंड थंब रूल को बताया था। क्वेश्चन नंबर 19, करे विद्युत धारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। तो ये काम करता है उसमें यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज, यानी कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिली एम्पेयर बराबर है, तो 1 मिली एम लिखा मिली मतलब 10⁻³ को क्या कर दो एम्पेयर में मिला दो, तो क्या 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। इसको याद रखने का क्या, इसको कैसे याद रखेंगे, 1 मिली एम्पेयर, मिली मतलब मिलानी है, कितना मिलानी है 10⁻³ मिला देनी, ठीक है, 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, का रेसिस्टेंस के वैल्यू को हमको बढ़ाना है, तो रेसिस्टर को कहाँ कनेक्ट करें, तो रेसिस्टर को किस में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, किस में कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें सीरीज में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, इसमें सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर को कॉइल को बनाने के लिए हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं नाइक्रोम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि फ्यूचर अमंग द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कौन करा सकता है, इसमें कौन उत्तरदायी होगा, तो इसमें होता है CO2, रट लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, तो CO2 है, क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है क्या चीज़ को, हीट को इन्वायरमेंट में। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, कर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। तो पेट्रोलियम भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है, फिर प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल होता है, कोयला भी होता है, ठीक है,
तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। तो याद रखना है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयल सब के सब क्या होते हैं, एक तरह का फॉसिल फ्यूल होते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो ये बोल रहा है कि द सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी इमिटेड बाय द सन एंड द अदर स्टार क्या होता है, तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। टिहरी बांध, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, जल्दी के चक्कर में तुम लोग के चलते हैं, अगर तुम लोग को अगर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए आंसर तो कमेंट में बताना। इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा एक्सप्लेनेशन के साथ बनेगा, लेकिन मैं तुम लोग का टाइम नहीं है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन ना करें, आप लोग सीधे सीधे रट लें आंसर को। जैसे कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या, इसमें क्या समझाएंगे, इसमें क्या समझाएंगे कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी बांध, क्या पर्पस था टिहरी बांध को बनाने के लिए। तो भूमि से यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए, बिजली उत्पादन, बिजली को उत्पादन करने के लिए, जल आपूर्ति यानी कि वाटर सप्लाई के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसमें क्या बताऊँ तुमको, सब तो तुमको आता ही है। तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, लैंड इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें कह रहा है, ये थोड़ा नहीं जानते होगे तो जान लो, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौने यानी कि विच सेल इज यूज्ड इन टॉयज। तो टॉयज में जो है सूखा सेल यूज करते हैं। कह रहे सूखा सेल मतलब ड्राई सेल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, सूखे सेल, ड्राई सेल का यूज करते हैं। जल में विद्युत उपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर। कर इलेक्ट्रोलाइसिस जब होती है वाटर की तो कौन सा गैस होता है, रिलीज होता है, तो ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन। कौन सा लिबरेट होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन देख सकते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ZNO है, यहाँ पे C है, यहाँ पे Zn है, यहाँ पे CO है। इसका मतलब क्या है कि ये CO जो है क्या ऐड हो रहा है CO में, यहाँ पे CO में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज का ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड का रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पढ़ लेते हैं, ZNO इज बीइंग ऑक्सीडाइज। ZNO ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं तो रिड्यूस हो रहा है। कार्बन इज बीइंग रिड्यूस, कार्बन बीइंग रिड्यूस नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि CO को ऐड कर रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 30, फिर जहाँ एक्सप्लेन करना होगा मैं कर दूंगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है। पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड्स। ठीक है, तो ये जो होता है कौन सा गैस, तो ये हो जाता है इसमें भी क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाता है आपका, इसमें भी हाइड्रोजन हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। करे कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सा वो गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो आपको याद रखनी है क्या, CO2 क्या करता है, टर्न लाइम वाटर मिल्की, मतलब लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, यानी कि मिल्क की तरह बना देता है, कलर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि कौन सा पूछा हुआ चूना है, लेकिन विच अमंग द फ्लोइंग इज सल्फेट लाइम। तो पूछा हुआ चूना कौन सा हो जाता है, याद तो होगा या आपको नहीं याद, पढ़े नहीं है इसका मतलब पढ़ लीजिएगा। ये होता है आपका CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आने का चांस ज़्यादा है। दांत मंजन प्रयोग होता है, मतलब कि टूथपेस्ट में जनरली क्या होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, अल्कलाइन,
मतलब बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये? बेसिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू में कौन सा अम्ल होती है? तो विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो जब भी कोई भी, लेमन क्या एक तरह का खट्टा चीज़ है ना, खट्टा ही रहता है ना, तो जब भी खट्टा चीज़ आए उसमें सारे खट्टा चीज़ में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। तो जितने भी खट्टे चीज़ है सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद जब भी खट्टी चीज़ आपको दिखे सीधे सिट्रिक एसिड मार्क करके आए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। सीधा सीधे रट लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10.5। क्वेश्चन नंबर 36, जास्ता का आयसक है, यानी कि एन ओर ऑफ जिंक इज का, जिंक का जो ओर होता है ये कितना बार पढ़े होंगे? जिंक ब्लेड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्बल राज में घुलता है वह है, यानी कि द मेटल विच डिजॉल्व ओनली इन द एक्वारेजिया। तो कौन सा मेटल होता है? ये मेटल होता है एयू। क्या होता है? एयू। एयू जो होता है ये सिर्फ अम्बल राज यानी कि एक्वारेजिया में डिजॉल्व होता है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि 38, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड्स। करिए जो दिए गए हैं तुम्हारे पास इसमें से कौन आयनिक कंपाउंड्स नहीं है? तो सीधा सीधे आप तो जानते हैं ये CO2 जो होता है एक तरह का कोवैलेंट कंपाउंड होता है, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन जो होता है ये डबल बॉन्ड के थ्रू O और ये डबल बॉन्ड के थ्रू O। ठीक, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शेयरिंग है, बॉन्ड दो, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया और ये बॉन्ड ये बन गया। तो ये अपना वैलेंसी पूरा कर लिया, अपना वैलेंसी पूरा कर लिया। तो क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड कौन नहीं है? CO2। CO2 एक तरह का क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है। हीलियम गैस है, करिए कि हीलियम गैस क्या होते हैं? हीलियम गैस पढ़े होगे ना, कौन से पीरियड में? 0th पीरियड। हीलियम गैस पढ़े होगे ना सबसे लास्ट पीरियड में, किसके? हाइड्रोजन के बाद में आता है। इस क्या कहता है? 18 ग्रुप ना, 18 ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इनट होता है, यानी कि रिएक्शन नहीं करता है किसी से। ठीक है, अभी आपको क्या पढ़नी है कि हीलियम जो होता है एक तरह का इनट गैस होता है, इसको हम नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस भी क्या आ सकता है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 40, भाई फीडबैक दे के जाना मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस इज। तो ये हो जाता है आपके पास, सुना नहीं 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 नहीं, ये हो जाता है आपका डायमंड। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस क्या हो जाएंगे? डायमंड, मतलब कि हीरा होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस इज डायमंड। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र है, तो मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन इज। तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला जानते हो? जानते होगे लेकिन बताओगे नहीं। अरे बता दो यार। देखो ये क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है, यही का स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3, देख लो इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यहीं से लगा रहता है क्या? हाइड्रोजन। सारे कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? C6H12। क्या हो जाएगा इसका आंसर? C6H12 क्या होता है? हमारा बेंजीन होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन इज C6H12। स्ट्रक्चर भी दे सकता है, पहचानिए कौन बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनते हैं? विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है। तुम्हें बता दूँ क्या बनेगा? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके पास क्या? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही बॉन्ड तो बनाएगा। एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक ही बॉन्ड तो बनाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल, एक बॉन्ड, वन बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। 43, चूना जल का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब कह रहा है क्या? चूना जल। चूना जल किसको बोलते हैं? यानी केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का जो केमिकल नेम इसको कहते हैं क्या हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको हम? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो जाता है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसको रट ही लेना।
चीनी का रासायनिक सूत्र है, यानी कि केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर, शुगर का केमिकल फार्मूला पूछा है। तो CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड है, ये C6H12O6। क्या ये आंसर है? बताओ, ये आंसर है क्या C6H12O6? अरे पगलू नहीं, ये जो होता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है, और इस शुगर का जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। तो यार क्या रट लेना है, C12H22O11 जो होता है ये होता है शुगर का फार्मूला, C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का फार्मूला, और CH3COOH जो होता है ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव। इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? दिख रहा है कुछ एक तरह का, ये क्या है? इथेन है, ये क्या है? मीथेन है, ये क्या है? प्रोपेन है, यानी कि सब के सब क्या है? एक तरह का एल्केन है। एल्केन मतलब क्या? सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, लेकिन एक ही हमको दिख रहा है क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये जो है क्या एक तरह का अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे? C2H4। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। तो याद रखना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू द सैचुरेटेड कंपाउंड। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? विच क्राइटेरिया डिड मेंडलीव अडॉप्ट टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने जो प्रक्रिया अपनाया था उसको हम कहते हैं क्या? एटॉमिक द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अल्कली मेटल। फिर अल्कली मेटल कौन सा होता है? ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं? हालिना के रब से फरियाद, यानी कि हालिना। हाइड्रोजन देखो पहले, हाइड्रोजन नहीं है। लिथियम देखो, लिथियम है। हाली, फिर ना सोडियम के रब, रब से फरियाद। ठीक है, क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है ये अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य, बेटा मांगे यानी कि Mg। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। Mg जो है ये अल्कली मेटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोला है? हाइड्रोजन ग्रुप का मेंबर, हाइड्रोजन समूह का सदस्य। हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप में होता है? बता सकते हैं? 17 ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ पे क्या याद रखना है? ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है एक तरह का हाइड्रोजन एटम होता है। आप कह रहे हैं यहाँ पे भाई साहब इसको तो रट ही लो कि जिंक की परमाणु संख्या, जिंक, जेड से जिंक। ठीक है, जिंक की, तो जिंक का हो जाता है 30, जिंक का क्या हो जाएगा? 30। तो तुम लोग अभी 10th में हो तो इतना 30 तक तो तुम लोग को नहीं पढ़नी है, लेकिन 20 तक तो याद करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जिंक का क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। कोबाल्ट का हो जाता है 27, आयरन कोबाल्ट। निकल का हो जाता है 28, आयरन कोबाल्ट निकेल, कॉपर का 29, और जिंक का क्या हो जाएगा? 30। तो ये एटॉमिक नंबर जो है 20 से ऊपर का है। तो अगर रटे हो तो अच्छी बात है, नहीं रटे हो तो याद रखना कि क्या आयरन का 26 होता है और जिंक का 30। दो याद रख लो, इसी में से दोनों में से कोई पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या याद रखनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसके ऊपर क्या जाता है? माइनस चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्या जाता है? माइनस चार्ज। मतलब माइनस चार्ज क्या? नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये देता है और देने के बाद ये क्या बना लेता है? पॉजिटिव चार्ज बना लेता है अपने ऊपर। अपने ऊपर क्या बना लेता है? ये पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अधातु। तो क्या हो जाएगा? अधातु जो होता है नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बाकी धातु जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के किस ग्राम में, यानी ग्राम पूछा, यानी कि विलेज में चिपको आंदोलन के क्रम में महिला ने जान दी थी।
इन विच विलेज ऑफ राजस्थान डिड वोमेन सेक्रीफाइस देयर लाइफ ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट। तो ये था खेजरी। इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, सीधे रट लो भाई, खेजरी। क्या हो जाएगा? खेजरी। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट गेट डिस्टर्ब। तो वन रोपण, अगर वन को रोपेंगे तो क्या डिस्टर्ब होगा? नहीं, वो तो और अच्छी बात है भाई, वन को रोप रहे हो तुम, अच्छी बात है। बढ़ती मानव जनसंख्या, हाँ मानव की जनसंख्या बढ़ रही है इतनी, तो ये तो बिगड़ेगा ही इन्वायरमेंट कंडीशन, इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास, तो वो तो बिगड़ेगा ही। अधिक पौधे, हरे पौधे का उगाने से, अरे इससे और अच्छी बात है भाई, जितने ज़्यादा हरे पौधों को उगाओगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये तो अच्छी बात है, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु को पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी। ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस। कभी बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन इज ऑल ऑफ दिस हो जाएगा क्या? क्योंकि रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स, कर गुड्स को फिर से यूज कर लो। ठीक है, रीयूज ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है बार बार उसको यूज करते रहो जब तक वो खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, फिर नया मत लो। डिक्रीज इन यूज ऑफ द आइटम्स, करके उतना ही तुम आइटम्स को यूज करो जितना तुम्हारे उपयोगी का है। ठीक है, बाकी फालतू में कोई चीज़ बर्बाद ना करो। ठीक है, जैसे कि तुम लोग बाइक बिना मतलब के लेके निकल जाते हो, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई कोई काम है दिखाने के लिए, तो दिखावा ना करो, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो कह रहा है विच इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में क्या यूज होता है? सिलिकॉन। क्या याद रखनी है? सिलिकॉन। एस से सोलर सेल, एस से सिलिकॉन। तो सोलर सेल में क्या यूज होती है? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा मुक्त बायोगैस है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेनली अ बायोगैस। तो बायोगैस जो होता है ये होता है CH4। क्या होता है? मीथेन। मीथेन जब भी आए भाई बायोगैस कौन रिलीज करता है? मीथेनोजन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 56, 56 में क्या? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ इज। सबसे ऊपर का लेयर जो होता है इसको कहते हैं हम इनामेल। इनामेल क्या कहते हैं? इसको हम इनामेल कहते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है अपनी बॉडी का। सबसे हार्ड जो होता है क्या होता है हमारे बॉडी में? इनामेल ही होता है। तो जठर, क्वेश्चन नंबर 57, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है आमाशय में, मतलब स्टोमक में। कहाँ? स्टोमक में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टमक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? स्टमक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन वसा का पाचन में सहायक होता है? वसा कहे तो फैट, वसा कहे तो फैट। तो फैट डाइजेशन कौन करता है? ये करता है लाइपेज। लाइपेज को डालेंगे फैट डाइजेस्ट कर जाएगा। माल्टेज जो होता है माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 59, पित्त रस का रंग होता है, यानी कि द कलर ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का रंग कैसा होता है? तो बाइल जूस का जो रंग होता है, ये बाइल जूस का रंग ये होता है ग्रीनिश येलो, यानी कि ग्रीनिश येलो का मतलब ये होता है थोड़ा सा ग्रीन कलर पे या थोड़ा सा येलो कलर पे। ज़्यादा ग्रीन होगा, थोड़ा सा येलो कलर पे भी होगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? हरा, मतलब ग्रीन। तो बाइल कलर कैसा होता है? बाइल जूस का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो, मतलब ग्रीन और येलो कलर का होता है। पौधे में श्वसन होता है, रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्लांट। तो रेस्पायरेशन कहाँ होगा भाई? हरे हरे चीज़ों में तो ही होता है रेस्पायरेशन, क्योंकि क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होंगे हरे चीज़ों में। तो इसका क्या हो जाएगा? पत्तियाँ। क्या हो जाएगा? पत्तियाँ, यानी कि इन द लीव्स। लीव्स में क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, और रेस्पायरेशन भी लीव्स में होता है और ट्रांसपायरेशन भी लीव्स में ही होता है। तो ये बात याद रखिए, रेस्पायरेशन ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस इन द लीव्स। 61, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासित करते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं रात में CO2 को बाहर निकालते हैं और दिन में O2 को बाहर निकालते हैं। तो विच गैस इज रिलीज बाय द ग्रीन प्लांट्स एट अ नाइट? तो क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, यानी कि 62, कॉमन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन? क्या कर रहे हैं हम? फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशन जो होता है ये एनएरोबिक कंडीशंस में होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो दो ही ATP बनाएगा।
लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन पर डाल दी जाती है तो 38 ATP बनाता है, यानी 38 ATP बनाता है। कब? जब ऑक्सीजन दे दी जाती है एरोबिक कंडीशन। किसमें? एरोबिक कंडीशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि ब्लड प्रेशर जो होता है इसको हम लिखते हैं 120/80। क्या लिखते हैं? 120/80। ऊपर जो होता है सिस्टोलिक, नीचे होता है डायस्टोलिक। ऊपर क्या होता है? सिस्टोलिक, नीचे होता है क्या? डायस्टोलिक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़े कि समान डायस्टोलिक क्या है? डायस्टोलिक। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। तो ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80, ऊपर में सिस्टोलिक, नीचे में डायस्टोलिक। इसको याद रखने का तरीका है भाई, एस जो होता है बड़ा शब्द होता है ना, और डी जो होता है छोटा होता है, तो एस पहले आएगा और डी बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पौधे में वापसर्जन किस अंत से होता है, यानी कि इन विच ऑर्गन डज ट्रांसपायरेशन। क्या बोला यहाँ पे? ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस। तो हम क्या बताए थे इसके पिछले क्वेश्चन में? ट्रांसपायरेशन बोले या रेस्पायरेशन से बोले, दोनों को दोनों जो होता है किसमें होता है? पत्तियां में, यानी कि लिप्स। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, अस्थि क्या है? तो अस्थि जानते हो? अस्थि तो जानते ही होगे, बहुत तोड़े भी होगे बच्चों सबका। अस्थि का मतलब होता है क्या? हड्डी, मतलब बोन। तो ये अस्थि जो होता है एक तरह का क्या होता है? ये एक तरह का टिश्यू है। ये हार्ड टिश्यू होते हैं। कैसा होता है ये? एक तरह का टिश्यू। और टिश्यू में कैसा? हार्ड टिश्यू। हार्ड मतलब कठोर टिश्यू होता है। पादप में अपशिष्ट संचित हो रहते हैं, मतलब कह रहे हैं प्लांट वेस्ट आर स्टोरिंग। कह रहे कि प्लांट के अंदर जो प्लांट का जो स्टोर होता है कहाँ, प्लांट का जो वेस्ट होता है कहाँ स्टोर होता है? तो ये बारिक में। कहाँ? छाल में। उसकी छाल जो होता है पौधे का, उसके छाल में जो होता है, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके, ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 67 में कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। कह रहे कि किडनी का स्ट्रक्चर संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसको कहता है किसको भाई? नेफ्रॉन को कहते हैं। तो क्या याद रखना कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी। ठीक है। पौधे के, क्वेश्चन नंबर 68, पौधे के उत्सर्जन पदार्थ है। ठीक है। तो एक्सक्रेटरी क्या है? उत्कर्षित पदार्थ है उत्सर्जन। कहते एक्सक्रेटरी सबस्टांस ऑफ प्लांट। तो एक्सक्रेटरी सबस्टांस जो होता है प्लांट का, ये टेनिन भी होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है और गोंड भी होता है। लेकिन इनसे सभी सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं? एक तरह का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्रेटरी सबस्टांस होते हैं। इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 69, करके मेमोरी सेंटर कहाँ होता है ब्रेन के अंदर? तो ये होता है हमारे पास सेरिबेलम में। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम में होता है। द मेन सेंटर ऑफ मेमोरी इज क्या? सेरिबेलम। सेरिबेलम। ठीक है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, यानी कि दी डाउनवर्ड्स ग्रोथ। यहाँ पे सोचना यहाँ पे है, डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ रूट्स इज नॉन एज, इसको कहते हैं जियोट्रॉपीज। क्या कहते हैं? जियोट्रॉपीज में कहते हैं। यानी कि जियो का मतलब होता है भू, मतलब भू मतलब क्या? धरती। धरती के अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? जियोट्रॉपीज। तो डाउनवर्ड्स ग्रोथ होता है जो रूट्स को, उसको क्या कहते हैं? जियोट्रॉपीज में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, स्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। कर स्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये जो होता है अंडाशय से, ओवरी से। किससे बाहर निकलता है? ये अंडाशय। सीक्रेटेड बाय अंडाशय द्वारा। ठीक है, ओवरी के द्वारा। कर ये जो है टेस्टिस के थ्रू क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है। थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलते हैं, जैसे T3 T4, थायरोक्सिन और ट्राईहाइड्रोलोसिन। ठीक है। लैंगर ऑफ इजलेट हैंड्स जो होता है, ये होता है पेनक्रियाज के अंदर। कहाँ होता है? पेनक्रियाज के अंदर, और पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वपरागन, क्वेश्चन नंबर 72 में, स्वपरागन निम्न में से कौन पौधे में होता है? सेल्फ पोलिनेशन। ये टर्म एक चीज़ याद रखो, सेल्फ पोलिनेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो जब भी होगा बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होगा, यानी कि अभाय लिंग में होगा। इसमें इसलिए होगा क्योंकि इसमें मेल और फीमेल, यानी कि स्त्री और नर और मादा दोनों क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 73, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होती है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द यूट्रस डज द एम्ब्रियो डेवलप। तो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, यूट्रस बोला है यहाँ पे, क्या बोला, गर्भाशय यानी कि यूट्रस बोला है। तो यूट्रस के फंडस पार्ट में, कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, यूट्रस के फंडस पार्ट में, ठीक है। पर यूट्रस का लेयर बोलता तो हो जाता है एंडोमेट्रियम, लेकिन क्या बोला, यूट्रस का पार्ट्स बोला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, फंडस। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज फाउंड ओनली इन द मेल जेनेटालिया। तो ये लेबिया माइनोरा जो होता है, लेबिया माइनोरा जो होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। मेच्योर फॉलिक्यूल से भी तुमको मालूम होना चाहिए कि हाँ, ये फीमेल में ही पाया जाएगा। फिलिपियन ट्यूब फीमेल में पाया जाएगा। भास डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड डी। भास डिफरेंस जो होता है ये मेल में पाया जाता है, मेल जेनेटेलिया के पार्ट से, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेल जेनेटेलिया का पार्ट कौन सा हो जाएगा, भास डिफरेंस। आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, ये VBI हमारी तरफ से, VBI पूछेगा ही पूछेगा। तो आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नॉन एज क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या बोलते हैं इसको, उनको ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। तो मेंडल जिस देश में थे ईसाइयों का पादरी में, उस देश का नाम जो होता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। क्या याद रखना है, ऑस्ट्रिया। मेंडल वाज प्रेसिस्ट इन द क्रिश्चियन मोनेस्ट्री इन विच कंट्री। तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, क्या ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, यानी कि विच ऑफ दिस इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्लासिफिकेशन। टॉप ऑफ द क्लासिफिकेशन कौन लोकेटेड होगा, तो हमको क्या याद रखनी है, के, याद कर लेना इसको, के पी सी ओ एफ जी एस। यानी के से क्या होता है, किंगडम, पी से क्या होता है, फाइलम, सी से क्या होता है, क्लास, ओ से क्या होता है, ऑर्डर, एफ से क्या होता है, फैमिली, जी से क्या होता है, जीनस, एस से क्या होता है, स्पीसीज। तो सबसे ऊपरी पायदान पे कौन है, दिख रहा है कुछ, के, यानी कि किंगडम। किंगडम किसे कहते हैं, जगत। क्या हो जाएगा, जगत। और इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हम किंगडम कहते हैं। सबसे नीचे स्पीसीज। चलो लास्ट ही है, सेकेंड लास्ट है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो जीवाणु, कवक, सवाल ए एन बी। तो भाई साहब ये माइक्रो कंज्यूमर्स कौन कौन से हो जाते हैं, तुम्हारा दोनों हो जाएंगे, फंगस भी हो जाएगा और बैक्टीरिया भी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइक्रो कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अब लास्ट हो जाएगा इसके बाद 80। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, कार्निवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं इसको हम, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तो कहोगे सर तो प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, अरे जो हर्बीवोरस को खाते हैं, समझ रहे हो। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं। हर्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि गोट, बकरी, काऊ, गाय, ये सब जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। लास्ट एंड फास्ट, कह रहे कि कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले ठोस स्थल को स्थानांतर होता है। बोले थे ना मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो संभाल लेना। तो ये होता है 10% लॉ, पढ़े होगे इकोलॉजी में, क्या होता है 10% लॉ, यानी कि 10% ही एनर्जी जो होती है अगले ट्रॉपिकल लेवल में जाती है, बाकी 90% जो एनर्जी जो होती है ये लॉस हो जाती है किस में, रेस्पायरेशन में। तो क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल एट इच ट्रॉपिकल लेवल टू द एंड टू ऑफ फूड चेन, ठीक है। तो हो जाएगा 10%, इसको 10% लॉ भी कहते हैं, इसको क्या 10% लॉ भी कहते हैं। तो ये हमारा 80 क्वेश्चन का श्रृंखला ख़त्म हुआ। बाकी मैं बता दूँ ये PDF जो है मैं आंसर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा,
तो आप वहाँ से डाउनलोड करके सीधे आंसर रट लीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर होंगे एकदम करेक्ट है, कहीं भी एक तरह का गलती नहीं है, तो आप टोटली आंसर विश्वास करके सारे रट लीजिएगा। और जब भी क्वेश्चन में आपको जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ दिखे, आप आंसर करके आइएगा। और बाकी एग्ज़ाम के लिए मैं दो चार और आपके लिए कुछ करूँगा तो बता दूँगा, तो आप इस क्वेश्चन को पूरी रट लें। बाकी इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाला दिन में कहीं 5 और 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। बाय।